Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, all of you. How are you? I am fine, sir. Okay. आवाज आ रही है मेरी? बताना एक बार Yes, सब। sir. और बोर्ड पर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ बेटा। No, sir. धुंधला धुंधला दिख पढ़ो। रहा है. धुंधला दिख रहा है? Yes, sir. एक बार Yes, मेरे को sir. बताना। मैं लाइट सेट कर रहा हूँ, मेरे को बताते जाना कि सर अब सही है, अब सही है। अभी ठीक है? No, sir. No, sir. अभी? No, sir. अभी? No, sir. नहीं दिख रहा? No, sir. अच्छा, एक बार हेडिंग पढ़ो, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। अभी डालिए इनके तो। चलो बेटा एक बार देखना। अभी अभी दिख रहा है? No, sir. चलो देखना एक बार थोड़ा सा। एक बार थोड़ा सा, क्या पता यहाँ पर फोकस आ रहा हो, आपको नजर नहीं आ रहा हो। यहाँ पर देखना, दिख रहा है कि नहीं दिख, बाद में बताना भी थोड़ी देर बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हेडिंग क्या हमारी? हेडिंग है पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव, यानी कि कल हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण पढ़ा था ना, कि एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में ला सकते हैं। ठोस को द्रव में ला सकते हैं, द्रव को गैस में, गैस को वापस ठोस में लाया जा सकता है, और उसको चेंज भी किया जा सकता है। अगर ये वाला चक्र चल सकता है तो ये वाला चक्र भी चल सकता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस। तो इसके ऑपोजिट में क्या हो सकता है? ठोस, ठोस से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार पदार्थ की अवस्थाएं आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकती है, आपस में एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अब ध्यान देना, पदार्थ की अवस्था आपस में चेंज क्यों हुई? स्पेशल ध्यान दोगे बच्चों इस चीज पर। पदार्थ की अवस्थाएं चेंज क्यों हो रही थी? क्योंकि हम टेम्परेचर डाल रहे थे उसके ऊपर। ठोस अपने आप द्रव में नहीं बदल सकता, द्रव अपने आप गैस में नहीं चेंज हो सकता, गैस अपने आप ठोस में चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो ध्यान देना बेटा एक बार। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। दिख रहा है क्या अभी आपको? No, sir. Yes. निकिता? Yes, sir. अभी बताओ, अभी दिख रहा है सर। हाँ वो लाइट में दिख रहा है। चलो चलो ठीक है। देखो ध्यान दो एक बार। ठोस, द्रव, गैस। कल मैंने बताया था ठोस को द्रव में बदला जा सकता है। ठोस को द्रव में चेंज किया जा सकता है, द्रव को गैस में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और ठोस को गैस में चेंज किया जा सकता है। ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं, और ठोस को गैस में। तीर का चिन्ह देखो, तीर का चिन्ह किधर आ रहा है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और ये राइट से, सॉरी लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? राइट। तो ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं, और गैस को, सॉरी ठोस को किस में बदल सकते हैं? गैस में। लेकिन अपने आप नहीं। इन्हें बदलने के लिए, पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक भौतिक कारक की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज है तापमान। वो चीज क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तापमान की बदौलत, टेम्परेचर की बदौलत ही हम पदार्थ की अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं? चेंज। अगर ठोस को आपको द्रव में भेजना है, अगर द्रव को गैस में भेजना है, ठोस को गैस में भेजना है,
तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? तापमान की। यहाँ पर भी तापमान की जरूरत है, यहाँ पर भी तापमान की जरूरत है, और यहाँ पर भी तापमान की जरूरत है। अच्छा, ठोस का मतलब कोई बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप उसको बाहर रखोगे तो बाहर तो तापमान ज्यादा है ना, उसी तापमान की वजह से वो बर्फ का टुकड़ा वो ठोस वस्तु किस में चेंज हो जाएगी? जल में, द्रव में। चलो ठीक है, यहाँ पर बन गया वो पानी। क्या पानी अपने आप ही उबलकर, पानी अपने आप ही उबलकर जलवाष्प बनाता है क्या? गैस बनाता है क्या? भाप बनाता है क्या? नहीं बनाता ना अपने आप। हमें उसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। हमें उसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। तो बस यही मैं समझाने जा रहा हूं, यही हमारी हेडिंग है कि पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, कि कैसे तापमान पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज करता है। समझना ध्यान से, ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ सर हम इस चीज को समझ चुके हैं कि तापमान के कारण ही पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? चेंज होती है। तो कैसे तापमान ने पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे चेंज किया, तापमान के कारण पदार्थ की अवस्था कैसे बदल गई, इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं कि तापमान कैसे पदार्थ की अवस्थाओं को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। ध्यान देना बेटा। देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेरिमेंट। ये जो EXP है ना, EXP का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। हम क्या करने जा रहे हैं? एक प्रयोग करने जा रहे हैं, और उस प्रयोग से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तापमान के कारण कैसे पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक बीकर। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एक बीकर। तो ये देखो, ये ले लिया हमने। बीकर, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक बीकर। अब क्या करना है? इस बीकर में डालना है एक बर्फ का टुकड़ा। ये बीकर है, और इस बीकर में हमें क्या करना है? इस बीकर में हमें बर्फ का टुकड़ा डालना है। ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा, ये सब बर्फ के टुकड़े। ये सब क्या है? बर्फ के टुकड़े। दैट इज कोल्ड बीकर। और ये क्या है? बर्फ के टुकड़े। बस आप रेगुलर देखते रहो, अपनी कंसंट्रेशन हाई रखो, दिमाग इस जगह पर रखो, समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट। आप सोच रहे हो कि सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, ऐसे के ऐसे समझ में आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाल लिए? बर्फ के टुकड़े। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर हमें दो चीज डालनी है। दो चीज क्या? एक तो चम्मच। चम्मच इसलिए, चम्मच ले लो या कोई भी छड़ी ले लो, रोड ले लो, इन बर्फ के टुकड़ों को हिलाने के लिए, कोई भी चीज इनको हिलाने के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर एंटर करवानी है थर्मामीटर। थर्मामीटर जानते हो ना? थर्मामीटर, थर्मामीटर तापमान की जानकारी देता है। थर्मामीटर दो तरीके का होता है, सुन लेना ध्यान से। एक थर्मामीटर तो हम अपनी जीभ के नीचे लगाते हैं ऐसे, और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। एक थर्मामीटर आता है प्रयोगशाला तापमापी। थर्मामीटर को हिंदी में बोला जाता है तापमापी। तो एक तो सामान्य थर्मामीटर आता है इंसानों के लिए, और एक जो थर्मामीटर होता है ना, वो होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी। तो यहाँ पर हमें जो थर्मामीटर लेना है वो प्रयोगशाला तापमापी लेना है। तो देखो, इसके अंदर हमने डाल दिया एक थर्मामीटर। ये क्या डाल दिया? थर्मामीटर। और ये एक छड़ डाल दी आप इनको हिलाने के लिए।
ठीक है। थर्मामीटर में आप अब ये तो छड़ी है, छड़ी मान लो, चम्मच मान लो, कुछ मान लो, इनको हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। थर्मामीटर को जैसे मान लो आपने देखा होगा थर्मामीटर कभी मुंह में लगाया, वो थर्मामीटर जीभ के नीचे, थर्मामीटर का कौन सा हिस्सा मुंह में लगाया जाता है? एक छोटा सा बल्ब होता है वो, देखना थर्मामीटर के लास्ट वाले कॉर्नर पर जिसको मुंह में डाला जाता है, उसके किनारे पर एक छोटा सा बल्ब होता है, और उस बल्ब के अंदर पारा भरा रहता है, मरकरी जो एक प्रकार की मेटल होती है, और थर्मामीटर का जो दूसरा मुंह होता है उस पर रीडिंग लिखी रहती है कि तापमान कितना है, ऐसे। तो थर्मामीटर का जो बल्ब वाला मुंह है ना, बल्ब वाला मुंह, वो इन बर्फ से टच करवाना है। फिर से सुन लो, थर्मामीटर का बल्ब वाला मुंह जो मुंह में रखते हैं, वो बल्ब वाला मुंह, वो बर्फ से टच करवाना है, क्योंकि उसमें पारा भरा हुआ है, ये पारा ऊपर जाता है और जहां पर जाकर रुकेगा पता लग जाएगा तापमान कितना है। तो ये देखो एक छोटा सा बल्ब बनाना है यहाँ पे ऐसे, और इस बल्ब को टच करवाना है किससे? बर्फ से। किससे टच करवाना है? बर्फ से। तो ये क्या है? छड़। ये क्या है? थर्मामीटर। ये क्या हो गया? थर्मामीटर। अब क्या करना हमें? हमें कुछ नहीं करना, एक स्टैंड लेना है, स्टैंड। तो देखो ये स्टैंड, ये तीन पांव वाला स्टैंड है ताकि टिक जाए। ये स्टैंड इसलिए लगाया है कि ये जो बीकर है ये हवा में थोड़ी रहेगा, और बीकर को नीचे टिका भी नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि सर बीकर को तो नीचे टिका दो, तो बीकर को नीचे टिकाना भी नहीं है, क्योंकि नीचे से गर्म करना है इसको, बर्फ को गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए थर्मामीटर को ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे मेरे हाथ को मैं ले जाके ऐसे टिका दूं, अब हाथ को गर्म कर ही नहीं सकता, तो गर्म करने के लिए हाथ को ऊपर उठाना पड़ेगा, और नीचे से क्या लगानी पड़ेगी? आग लगानी पड़ेगी। तो इस बीकर को हवा में रोकने के लिए, इस बीकर को हवा में रोकने के लिए इसको स्टैंड पर कस दिया जाता है, स्टैंड पर कस दिया जाता है ऐसे। ठीक है। ये लो, ये स्टैंड है, देखो ये स्टैंड ऐसे आ रहा है, इस स्टैंड का दूसरा मुंह इधर है, ऐसे है। ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ध्यान देना। ये स्टैंड है पूरा ऐसे घूमकर, ऐसे पूरा ऐसे घूम कर क्या है? स्टैंड है। और इस मान लो ये स्टैंड है, और ये बीच में बीकर आ गया, तो इस स्टैंड ने बीकर को ऐसे पकड़ लिया। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसे स्टैंड है ना, ये और ये इसके पीछे से घूम के आ रहा है ये, और इसके बीच में किसको कस दिया? बीकर को कस दिया ऐसे। तो ये बीकर कस गया। अब बीकर किसके अंदर है? बीकर है हवा के अंदर। बीकर किसके अंदर है? हवा में। और ये क्या है? स्टैंड। ये क्या हो गया? स्टैंड। अब हमें क्या करना है? कोई भी चीज लेकर, गैस का चूल्हा ले लो, ठीक है, या मोमबत्ती ले लो, या कुछ भी ले लो, हमें इसको जलाना है, और जलाकर बर्फ को क्या करना है? गर्म करना है। जलाकर बर्फ को गर्म करना है। मान लो हमने यहाँ से इसको फ्लेम दी, फ्लेम का मतलब इसको आग दी। अब ये आग कहाँ से भी, कहीं से भी ला सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गैस जला लो, मोमबत्ती जला लो, लकड़ियां जला लो, कैसे भी कुछ कुछ भी कर लो, ठीक है। ये है ज्वाला। ये क्या है? ज्वाला। अब ध्यान देना, जैसे इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो ये ज्वाला सबसे पहले जाएगी बीकर के पास, डायरेक्ट बर्फ के पास नहीं जाएगी। अब जो मैं बोलता जाऊंगा ना, उस हर चीज को आप नोटिस करना, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। जैसे ही यहां से आग निकलेगी, आग को सबसे पहले इस बीकर की तली लेगी। ये जो आग जा रही है ना, आग, इस आग को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? इस बीकर का पैंदा, इस बीकर का पैंदा, या फिर इस बीकर का तल। तो सबसे पहले ये आग जाएगी इस बीकर के तल के पास, उसके बाद में ये आग पहुंचेगी किसके पास? बर्फ के पास में, और फिर ये बर्फ क्या हो जाएगी? पिघलने लग जाएगी। तो सबसे पहले नोट करना, बर्फ एक साथ नहीं पिघलेगी, ऐसे नहीं कि ये आग गई बर्फ फटाफट पिघल गई, और बर्फ एक साथ पिघल गई, धीरे धीरे पिघलेगी। पहले ये टुकड़ा पिघलेगा, फिर ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा,
तो धीरे धीरे देखते ही सारी की सारी बर्फ किस में चेंज हो गई, सारी की सारी बर्फ चेंज हो गई द्रव में। तो बताओ बर्फ अपने आप तो चेंज नहीं होगी थी, बर्फ को चेंज करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, बर्फ को चेंज करने के लिए सहारा लेना पड़ा तापमान का। और अगर किसी ठोस पदार्थ को अगर द्रव में बदल दिया जाता है तो वो कौन सी विधि होती है, वो विधि होती है संगलन विधि। और कौन से तापमान पर पिघल रही है वो, इसको बोला जाता है गलनांक। क्या बोला जाता है इसको, गलनांक। नोटिस करना हर चीज। संगलन विधि मैंने कल बताया था आपको, संगलन विधि। और संगलन विधि किसे कहते हैं, जिसमें कोई ठोस किसमें चेंज होता है, द्रव में। कोई ठोस किसमें चेंज होता है, द्रव में। इसके अलावा आपको एक और वर्ड पढ़ना है, वो है गलनांक। क्या पढ़ना है, गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान देना, गलनांक क्या है समझना, नोटिस करना। गलनांक एक प्रकार का तापमान है, गलनांक एक प्रकार का तापमान है, यानी कि वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिसमें ठोस पदार्थ किसमें चेंज हो जाता है, द्रव में। ऐसे तापमान को बोला जाता है गलनांक, और ऐसी विधि को बोला जाता है संगलन विधि। एक बार लिख देता हूं, वह न्यूनतम, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई ठोस पदार्थ, वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, द्रव में बदलता है, गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और ऐसी विधि को क्या बोल दिया जाता है, संगलन विधि। सारी चीज क्लियर हो चुकी है, बात एक ही है, बस इसको विधि नाम दे दिया, ये तापमान है। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल रहा है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल रहा है, उस तापमान को बोला जाता है गलनांक। मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, हम कहते हैं ना मेल्ट हो गई। तो मेल्ट कौन सी चीज होती है, ठोस चीज। और मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाती है, द्रव में। जैसे चॉकलेट होती है, तो गर्मियों के दिनों में चॉकलेट क्या हो जाती है, मेल्ट। फ्रिज में, फ्रिज से निकालते हैं तब तो ठोस होती है, तो जैसे बाहर निकालोगे तापमान क्या होता है, ज्यादा। तो ज्यादा पर वो जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाती है, वो ठोस से किस में चेंज हो जाती है, द्रव के अंदर। तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब सब चीजों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। चॉकलेट कौन से तापमान पर मेल्ट हो रही है, बर्फ अलग तापमान पर मेल्ट होगी। सब चीजों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास, नोटिस करना बेटा, मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा, ये किसका टुकड़ा है, लोहे का। और एक मेरे पास ये टुकड़ा है कागज का। तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, दोनों का गलनांक अलग है। क्या समान तापमान पर दोनों गल जाएंगे क्या? या अगर मान लो इसको हम कागज भी नहीं ले, इसको मान लो हम चॉकलेट ले, ये क्या है, चॉकलेट का टुकड़ा है। अब इन दोनों को गर्म किया जाए तो क्या दोनों समान तापमान पर पिघलने लग जाएंगे क्या? दोनों समान तापमान पर गलने लग जाएंगे क्या? नहीं। यहाँ पर गलनांक बिंदु, इसको गलनांक बिंदु बोल दो या मेल्टिंग पॉइंट बोल दो, गलनांक भी बोल सकते हो, गलनांक बिंदु भी बोल सकते हो। गलनांक बिंदु का मतलब है वह बिंदु, वह पॉइंट जिस पर ठोस किस में बदलने लग गया, द्रव में बदलने लग गया। तो लोहे में और चॉकलेट में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किसका, लोहे का। और मेल्टिंग पॉइंट कम किसका है, चॉकलेट। चॉकलेट तो कम तापमान पर पिघलने लग जाएगी, जबकि लोहा अधिक तापमान पर पिघलेगा। चलो चॉकलेट ना लेकर मैं यहाँ पर टुकड़ा ले लूं बर्फ का, किसका टुकड़ा ले लूं, बर्फ का। अब इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो सुनना, नोटिस करना। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ पिघलने लग जाती है, किसमें, द्रव में, जल में। जीरो से, अगर 0 से कम तापमान होगा ना, 0 से कम तापमान, तब तो बर्फ ठोस में, सॉरी, तब तो बर्फ जल में नहीं बदलेगी। और अगर जैसे ही तापमान 0 हुआ, जैसे ही तापमान 0 हुआ, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ चेंज होने लग जाती है, किसमें, द्रव में, जल में। और अगर मैं बात करूं लोहे की,
तो लोहे को पिघलाने के लिए आप सोच सकते हो लोहा बहुत जबरदस्त ठोस वस्तु है, तो लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। और लोहे को पिघलाने के लिए जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3000 डिग्री सेल्सियस। ये कंफर्म नहीं है, 3000 से भी ऊपर है, 3000 से भी ऊपर है। अब आप सोचो बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है और लोहा 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो इनको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट और हिंदी में बोला जाता है गलनांक बिंदु। आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो बिना सोचे समझे 0 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक बिंदु कितना होता है, 3000 से ऊपर। 3000 से कितना होता है वो बाद में बता दूंगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। लेकिन बर्फ का गलनांक बिंदु फिक्स है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ ये भी चीज नोटिस कर लो आप, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी बोल सकते हो। ये एक ही चीज है, नोटिस करना बेटा। ये जो सेल्सियस दिख रहा है ना आपको सी, ये जो सी दिख रहा है, सी का मतलब होता है सेल्सियस, सी का मतलब सेल्सियस। देखो सेल्सियस, इसको आप सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। और ये जो के है ना, के, इसका मतलब होता है केल्विन। अब ये सेल्सियस और ये केल्विन क्या चीज है, ये दोनों तापमान के मात्रक है, दोनों के दोनों तापमान के मात्रक। जैसे मैं बात करूं लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है। वैसे ही तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक है सेल्सियस, और तापमान का मात्रक सेल्सियस के अलावा क्या होता है, केल्विन। तो जैसे फर्क होता है ना किलोमीटर में और मीटर में, जैसे मैं कहूं 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1000 मीटर, जबकि दोनों लंबाई है, दोनों एक ही चीज है, ये भी दूरी है ये भी दूरी है। 1 किलोमीटर कितने के बराबर, 1000 के बराबर। वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हुई, 273 केल्विन के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 273 केल्विन बोल दो, एक ही बात है, बस फर्क आया तो किसका आया, सेल्सियस का और केल्विन का। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के, 273 केल्विन के। अब आप बोलो कि सर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस लिखूं तो यहाँ पर 1 बढ़ा दिया ना हमने, तो आप इधर भी 1 बढ़ा दो, 273 की जगह क्या हो जाएगा, 274। और अगर आप यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस करते हो तो फिर यहाँ पर आपने 2 बढ़ाया तो इधर भी 2 बढ़ा दो। जितना जितना आप इधर सेल्सियस बढ़ाते जाओगे तो 273 में जोड़ते जाना। अगर आपने यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो अब 273 में 10 जोड़ दो, 283 केल्विन, 283 केल्विन। और ध्यान रखना तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। जैसे लंबाई हम किलोमीटर में नहीं देखते, लंबाई हम किस में देखते हैं, मीटर में। हालांकि किलोमीटर मात्रक होगा लेकिन हम कौन से मात्रक को मान्य करते हैं, मीटर को। वैसे ही तापमान के लिए आपको कौन से मीटर, सॉरी कौन से तापमान को मान्य करना है, केल्विन। ज्यादातर सेल्सियस इस्तेमाल नहीं होता, हम ज्यादातर किसको इस्तेमाल करते हैं तापमान के लिए, केल्विन। तो स्पेशल ध्यान रखना बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि बताओ बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है केल्विन में, सेल्सियस में नहीं बताना है, केल्विन में, तब आप बताओगे सर 273 केल्विन, 273 केल्विन। इतने तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लग जाती है जल में, 273 केल्विन पर बर्फ पिघलने लग जाती है जल में। तो 2 चीजें सीखी आपने, एक तो गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, ठीक है, और सेल्सियस और केल्विन में कितना अंतर, 273 का अंतर होता है, ठीक है। तो ये तो थी मात्रक वाली बात, आगे बढ़ो। अब नोटिस करना सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, पूरा क्लियर कर दिया है। वापस आओ एक बार, वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है क्या कहलाता है, गलनांक। और ऐसी विधि को क्या बोला जाता है, ऐसी विधि को बोला जाता है संगलन विधि। अब थोड़ा सा नोटिस करना, देखो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो गलनांक बिंदु है ना, ये जो तापमान है, ये पूरा तापमान उसे माना जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बर्फ पिघल गई, थोड़ी सी यहाँ पर हमने आग देना स्टार्ट किया,
थोड़ी सी बर्फ पिघल गई और किसमें चेंज होने लग गई, द्रव में, वो तापमान नहीं मानेंगे। हम किसको तापमान मानेंगे, किसको गलनांक बिंदु मानेंगे, जब, सुन लेना ध्यान से, कभी भी ऐसा नहीं माना जाता है जैसे ही आग दी थोड़ी सी बर्फ पिघल गई और किसमें चेंज हो गई। मान लो ये बर्फ का टुकड़ा पिघल गया और ये किसमें चेंज हो गया, ये जो बर्फ का टुकड़ा ये किसमें चेंज हो गया, द्रव में। तो उस तापमान को हम गलनांक बिंदु नहीं मान सकते। हम उसी तापमान को गलनांक बिंदु मानेंगे जब ये सारी बर्फ पिघल जाएगी। जिस तापमान पर कंप्लीट पदार्थ पिघल जाएगा उसी तापमान को बोला जाता है गलनांक बिंदु। ऐसा नहीं एक बर्फ का टुकड़ा पिघल गया और वो जो तापमान है, वो तापमान की जानकारी कौन देगा, थर्मामीटर देगा। तो सोचो आप, एक बर्फ का टुकड़ा अगर पिघल रहा है, नोटिस करना, समझना, माइंड खर्च करना थोड़ा सा, ये भी बर्फ का टुकड़ा, ये भी बर्फ का टुकड़ा, तो ये बर्फ का टुकड़ा पहले पिघलेगा क्योंकि इसके पास आग पहले पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात। तो इसका ये तो किस में चेंज हो गया, पानी में। ये तो अभी तक बर्फ ही है ना ऊपर वाला, तो दोनों के तापमान में फर्क है। तो किसको गलनांक मानोगे आप, किसको गलनांक बिंदु मानोगे। इसीलिए ये मेरा कहना बिल्कुल सही है, गलनांक बिंदु उसी को ही माना जाएगा जब कंप्लीट बर्फ किस में चेंज हो जाएगी, द्रव के अंदर। तब हमें उस तापमान की जानकारी देगा कौन, थर्मामीटर। क्योंकि जैसे ही पूरी बर्फ पानी में पिघल जाएगी, अब थर्मामीटर के पास एक ही तापमान रहेगा पानी का। यहाँ पर तो दो दो तापमान बताएगा वो, यहाँ पर पानी का बताएगा, यहाँ पर बर्फ का। तो किसको गलनांक मानेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हमें उसी बिंदु को गलनांक बिंदु डिसाइड करना है, उसी न्यूनतम तापमान को गलनांक बिंदु डिसाइड करना है जब किसी पात्र में रखी हुई सामग्री कंप्लीट ठोस से किसमें चेंज हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो। तो ये तो हो गया गलनांक बिंदु। तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब देखो, अब एक छोटी सी चीज और चेंज करनी है, सॉरी चेंज क्या करनी है, छोटी सी चीज आपको और बतानी है, और वो है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन ये टॉपिक मैं बाद में चालू करूंगा, पहले मेरे को बताओगे बेटा समझ में आ रहा है तरुण? यस सर। समझ में आ रहा है ना ऐसे कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। हाँ, तो कंसंट्रेशन एक जगह रखोगे ना अपना दिमाग, तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि केमिस्ट्री है ये, पल्ले नहीं पड़ेगी। एक बार दिमाग से निकल गया तो फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब नहीं। इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, हर वीडियो देखोगे आप, और जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर नोटिस करोगे। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, देखो संगलन विधि मैंने बता दिया, गलनांक क्या होता है मैंने बता दिया, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है वो बता दिया। गलनांक बिंदु किससे डिसाइड करोगे, जब कंप्लीट पदार्थ किसमें चेंज हो जाएगा, द्रव में। सब चीजें कंफर्म हो चुकी है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, और छोटा सा टॉपिक कौन सा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन तो ये वाला संगलन ही है, वह विधि जिसमें कोई ठोस पदार्थ किसमें चेंज हो जाता है, द्रव में। छोटी सी डेफिनेशन है संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊष्मा आप सब जानते हो, ऊष्मा किसे कहते हैं, आग को बोलते हैं, तापमान को बोलते हैं। गुप्त शब्द क्यों आ रहा है, गुप्त। अब देखो नोटिस करना, इस गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है, इधर आ जाओ ध्यान देना। गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है, गुप्त ऊष्मा से मतलब है ये है ज्वाला, ये है ज्वाला, ठीक है। अब जैसे ही ये ज्वाला इस बर्तन तक पहुंचेगी, जैसे ही ज्वाला बर्तन तक पहुंचेगी, यहां से ऊष्मा पहुंचती रहेगी, पहुंचती रहेगी, पहुंचती रहेगी। अब इस ऊष्मा को कौन ग्रहण करेगा, ये बीकर। नोटिस करना, इस ऊष्मा को कौन ग्रहण करेगा, ये बीकर। इस बीकर से ऊष्मा किसके पास जाएगी, बर्फ के टुकड़ों के पास। इस बीकर से ऊष्मा किसके पास गई, बर्फ के टुकड़ों के पास। और बर्फ ने क्या किया, बर्फ के टुकड़ों ने उस ऊष्मा को छिपा लिया, बर्फ के टुकड़ों ने
उस ऊष्मा को क्या कर लिया, छुपा लिया, गुप्त रख लिया। अब उसी ऊष्मा से, नोटिस करना, उसी ऊष्मा से ये बर्फ के टुकड़े, ये ठोस वस्तु किस में चेंज होगी, द्रव में चेंज होगी। तो ध्यान रखना, जैसे ही ऊष्मा बर्फ के टुकड़ों के पास पहुंचती है, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ये लो इधर देखो, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा, और यहां से ऊष्मा जा रही है। अब ये ऊष्मा किसके पास पहुंची, बर्फ के पास। अब बर्फ ने क्या कर लिया, बर्तन से ऊष्मा ले ली, बर्तन का मतलब बीकर से, बीकर से ऊष्मा ले ली, और ये ऊष्मा किसके पास चली गई, बर्फ के पास। अब बर्फ क्या करेगा, इसी ऊष्मा के कारण, इसी ऊष्मा के कारण ये बर्फ किस में चेंज होती जाएगी, द्रव में चेंज होती जाएगी। और कैसे, वो ऐसे चेंज होती जाएगी, देखो कैसे, मान लो ये बर्फ है और ये बर्फ के कण है, ये बर्फ के क्या है, कण। अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने क्लास ली थी तब आपको बताया था कि बर्फ एक ठोस वस्तु है, बर्फ एक ठोस वस्तु है, और मैंने बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन किया था कि ठोस के कण पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनमें आकर्षण बल पाया जाता है। जब तक उस आकर्षण बल को नहीं तोड़ोगे, ठोस द्रव में चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो नीचे से आग आ रही है, नीचे से ज्वाला दे रहे हो, तो ये ज्वाला बर्तन से किसके पास चली गई, बर्फ। ये एक ही बर्फ मान लो आप, ये एक ही बर्फ का टुकड़ा है। ये तो मैंने समझाने के लिए इसके अलग अलग कण बता दिए। अब बताओ इन कणों के बीच में ये क्या है, आकर्षण बल, ये क्या है, आकर्षण बल, ये क्या है, आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को तोड़ना जरूरी है। जब तक आकर्षण बल नहीं टूटेगा तब तक बर्फ द्रव में चेंज नहीं होगी, बर्फ जल में चेंज नहीं होगी। तो अब ये ऊष्मा क्या करती है, ध्यान देना, ये ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा सीधी अटैक करेगी इस आकर्षण बल के ऊपर, सीधी। जैसे मान लो मेरे दोनों अंगुलियां बंधी हुई है, अब दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, तो वो जोर लगेगा लगेगा लगेगा, और लास्ट में क्या होगा, मेरी उंगलियां खुल जाएगी। तो मतलब ये ठोस के कणों के बीच का बंध बल क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जैसे ही हम इसको ज्वाला देंगे, जैसे ही हम इसको आग देंगे, इन दोनों कणों के बीच में ये जो बंध है ना, ये जो बल है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस बर्तन में जैसे ही ऊष्मा पहुंचेगी, सभी बर्फ के कणों के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल क्या हो जाता है, टूट जाता है, और बर्फ के कण क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। अब आप सोचो, अगर ये बर्फ, इन सब के बीच में, ये आवाज बंद करो बेटा, ये बर्फ का कण, बर्फ का कण, बर्फ का कण, बर्फ का कण, इन सभी बर्फ के कणों के बीच में अगर बंध टूट जाए, ये टूट गया, 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 ये टूट गया। अब बताओ सारे कण क्या हो गए, फ्री हो गए। अब ये इधर उधर भागेंगे, अब ये गति करेंगे, दूर दूर होते जाएंगे। अब जैसे ही ठोस के कण दूर होते जाएंगे, तो दूर तो किसके होते हैं, द्रव के होते हैं, तो ठोस किस में चेंज हो गया, द्रव में चेंज हो गया। ठोस किस में चेंज हो गया, द्रव में। लेकिन ठोस द्रव में किसकी वजह से चेंज हुआ, उस गुप्त ऊष्मा की वजह से। वो गुप्त ऊष्मा किसके पास से आई थी, बर्तन के पास से आई थी। जैसे जैसे बर्तन में ऊष्मा आती गई, वैसे वैसे इस बर्तन में रखी हुई सामग्री उसको छिपाती गई, छिपाती गई, और अपने आप को चेंज करती गई, किसके अंदर, द्रव के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, संगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनेगी, वह ऊष्मा, वह ऊष्मा जो, या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हो, 1 kg ठोस को, 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए, 1 kg ठोस को, ठोस क्या है, संगलन आ रहा है ना, ध्यान रखना, संगलन का मतलब है ठोस किसमें चेंज हो रहा है, द्रव में। तो हम ठोस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा को, दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या फिर संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नोटिस करना बेटा, संगलन आ रहा ना, संगलन, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ठोस किसमें चेंज होगा, द्रव में। संगलन, ठोस किसमें चेंज, द्रव में। तो फिर डेफिनेशन में हम यहाँ ठोस का इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ पर द्रव नहीं लिख सकते हम, तो फिर तो डेफिनेशन ही बदल गई। 1 kg द्रव को, अब द्रव को तो किस में बदलोगे, गैस में बदलोगे, तो वो तो संगलन के लिए थोड़ी आता है।
वो तो किसके लिए आता है, वाष्पन के लिए आता है। ठीक है, 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये लो, आ गई होगी बात समझ में। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने। देखो एक छोटा सा टॉपिक था, मैं चाहता तो 2 मिनट में भी पूरा करवा सकता, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं होता है। मेरा टारगेट हमेशा यही होता है, चाहे पढ़ाई कम हो जाए, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा ना वो यहाँ घुसना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा क्या समझ में आना चाहिए, पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव पड़ा हमें, कि कैसे पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखना अब यहां से आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। सोचो, जैसे ही हमने इसको ज्वाला दी, ये बर्फ के टुकड़े किस में चेंज हो गए, नोटिस करना बेटा, ये बर्फ के टुकड़े किस में चेंज हो गए, पानी में। अब ये क्या है यहाँ पे, ये बर्फ थोड़ी। अब ये बर्फ किस में चेंज हो चुकी है, जल में। किस में चेंज हो चुकी है, जल में। अब आप सोचो, ये बर्फ किस में बदल गई, बर्फ बदल गई जल में, और अभी भी हमने इसको गर्म करना बंद नहीं किया। तो अब पानी गर्म करो, पहले किसको गर्म कर रहे थे, बर्फ को, अब किसको गर्म करोगे, अब गर्म करेंगे जल को। तो बताओ, बर्फ का गलनांक बिंदु हमने चेक कर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस था। अब इस पानी को गर्म करोगे तो पानी तो क्या है, पानी ठोस थोड़ी है, पानी है द्रव। और द्रव किस में बदलेगा, द्रव बदलेगा गैस में, द्रव बदलेगा वाष्प में, जल वाष्प में। अब आप इसको गर्म करते रहो करते रहो करते रहो,